अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं इनको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था थॉमस हॉब्स को। आज हम कवर करेंगे जॉन लॉक की फिलॉसफी को। व्हाट वरीज यू मास्टर्स यू। ये एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। 1632 से लेकर 1704 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहे। एंड ही रोट एट द टाइम ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688। अगर आपको याद हो तो थॉमस हॉब्स ने जिस टाइम के ऊपर अपनी फिलोसफी दी थी उस टाइम के ऊपर इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हुई थी और इंग्लिश सिविल वॉर में उन्होंने चार्ल्स वन को कत्ल कर दिया था और मोनार्की को एबॉलिश कर दिया था। और जो थॉमस हॉब्स थे वो मोनार्की के सपोर्टर थे, लेकिन जो आपके जॉन लॉक हैं ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन के सपोर्टर हैं। अब ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्की से जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर शिफ्ट हुआ उसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा गया। इन शॉर्ट थॉमस जो आपके जॉन लॉक हैं ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे एंड ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी। अब इनके दो मेजर वर्क्स थे, 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट एंड लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। जॉन लॉक ने भी उन्हीं 3 सवालों के ऊपर वर्क किया जिनके ऊपर थॉमस हॉब्स ने वर्क किया था कि हमें स्टेट क्यों चाहिए, हमें गवर्नमेंट क्यों रिक्वायर है, इसका ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब भी स्टेट ही है। एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर ओबीडियंस टू द स्टेट। किस बेस के ऊपर क्यों हमें एक स्टेट को ओबे करना चाहिए और किस हद तक। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताए जिसके अंदर उनका डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्सेंट आता है, थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। फर्स्ट टाइम जॉन लॉक ने आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो थ्योरी थी वो दी थी। इसको आगे हम देखते हैं। सबसे पहले लॉक का स्टेट ऑफ नेचर देखते हैं। ये वो स्टेट ऑफ नेचर है जिसके अंदर उस टाइम पे लोग एग्जिस्ट कर रहे थे और ये प्री पॉलिटिकल था। अगर आपको याद हो तो थॉमस हॉब्स जो थे वो कहते थे कि जो स्टेट ऑफ नेचर है उनके टाइम की वो प्री पॉलिटिकल और प्री मॉरल है, जबकि जॉन लॉक के अंदर वो जो आपकी स्टेट ऑफ नेचर है वो प्री पॉलिटिकल तो है लेकिन प्री मॉरल नहीं है, बल्कि वहाँ पे लोग अच्छे तरीके से रह रहे हैं, म्यूचुअल असिस्टेंस है, पीस है, गुडविल है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है एंड पीपल आर गवर्नड बाय लॉ ऑफ नेचर। अब लॉ ऑफ नेचर क्या है? नो वन कैन हार्म एनीवन इन वंस लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जबकि ये नेचुरल राइट है, एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि थॉमस हॉब्स ने फोकस किया था सेल्फ प्रिजर्वेशन के ऊपर, लाइफ के ऊपर, कि आपकी लाइफ जो है वही मेन राइट है, बाकी राइट्स को उन्होंने नहीं डिस्कस किया। जबकि आपके जॉन लॉक जो हैं वो आपकी तीनों चीज़ों को, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन तीनों पॉइंट्स को रखते हैं। मैं साथ में इसलिए थॉमस हॉब्स और लॉक को लेकर चल रही हूँ क्योंकि अक्सर आपके पेपर में हॉब्स, लॉक एंड रोजो का कंपैरिजन आता है, तो इससे आपको आइडिया होगा कि इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। नेक्स्ट है लॉक्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब इन्होंने वर्कमैनशिप आइडियल दिया। वर्कमैनशिप आइडियल क्या था? दैट अ क्रिएटर हैज़ अ राइट ओवर व्हाट ही क्रिएट्स। अब किसी ने कोई चीज़ क्रिएट की है, फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्नोलॉजी है जिसको किसी ने बनाया या जैसे कोई सॉफ्टवेयर है किसी ने ईजाद कर लिया है, तो वो उसके ऊपर पूरा राइट रखता है, उसका हक है उस चीज़ के ऊपर। When you mix your labor with an object of nature, that object becomes your property. आपने कोई ज़मीन ली, उसके ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया, काश्तकारी शुरू कर दी, तो वो ज़मीन आपकी प्रॉपर्टी हो गई। That is the labor theory of property. इसी तरह इंसान को किसने क्रिएट किया? इंसान को अल्लाह ने क्रिएट किया, गॉड ने क्रिएट किया। Since God is our creator, so we are his property. इसीलिए अगर हम सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी हैं तो हमारी ज़िंदगी और हमारी लिबर्टी और प्रॉपर्टी लेने का हक भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है, गॉड का है। तमाम लोग इक्वल हैं, किसी के ऊपर रूल करने का कोई हक नहीं है, ना ही किसी को ये हक पहुंचता है कि वो दूसरे की ज़िंदगी ले सके। हमें गॉड ने क्रिएट किया तो सिर्फ गॉड ही है जो हमसे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ले सकता है। तो लॉक कहता है कि मैन बाय नेचर इज़ अ प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल। जो मैन है वो प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल है, यानी वो चाहता है कि मुझे प्रॉपर्टी मिले। जस्ट लाइक द वे जिस तरह अरिस्टोटल कहते थे कि मैन जो है वो बाय नेचर सोशल है, सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी में मिल के रहता है, वो अकेला नहीं रह सकता। इसी तरह जॉन लॉक के अकॉर्डिंग मैन बाय नेचर जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायरिंग है।
यहाँ पे उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ नेचर इज कॉमनली अवेलेबल टू ऑल। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म जहाँ पे सब लोग इक्वल हैं, यहाँ पे हम लेबर के साथ अपनी मिक्स करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ लेबर, और उस चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, वो चीज़ हमारी पोजेशन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे 3 लिमिटेशंस आती हैं। लेबर लिमिटेशन है, सफिशिएंसी लिमिटेशन है, स्पॉइलेज लिमिटेशन है। लेबर लिमिटेशन यानी आपकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आपकी लेबर के ऊपर। अगर आपने किसी जगह पे या किसी ज़मीन के ऊपर 3 महीने काम किया, 4 महीने काम किया या व्हाट्सएवर, तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे उतनी ही वो प्रॉपर्टी आपकी होती जाएगी। और सेकेंड आता है सफिशिएंसी लिमिटेशन। सफिशिएंसी लिमिटेशन है यू कैन एक्वायर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर आप 4 से 5 ट्रीज़ के ऊपर अपना गुजारा कर सकते हैं तो आपको पूरे के पूरे फॉरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलें। स्पॉइलिंग लिमिटेशन, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के जिन्हें आप स्पॉइल नहीं कर सकते, लाइक वुड, आप उसको बहुत ज़्यादा स्पॉइल नहीं कर सकते। देन सोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट आती हैं। अब ये जो स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक है, ये तो बड़ी पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस वाली है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, सब लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका नेचुरल लॉ है उसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ना ही कोई सिंगल इन्फोर्सर है, ना कोई आपके लॉ को इन्फोर्स करने वाला है, ना आपका कोई लॉ बनाने वाला है, और ना ही उसके ऊपर जजमेंट करने वाला है। हर कोई अपने आप में एक जज है और अपने आप में एक इन्फोर्सर है। तो इस सिचुएशन में जब आप एक कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई उसको ख्याल रखने वाला नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने वाला नहीं है, तो उस सिचुएशन में ऑल बिकेम देयर ओन जज, ऑल बिकम देयर ओन इन्फोर्सर। सून द सिचुएशन टर्न्स कन्फ्लिक्चुअल। तो वो कहते हैं कि जल्द ही ये सिचुएशन कन्फ्लिक्ट्स और क्योटिक हो सकती है, लोग एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। पीपल मे फाइट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। और इस सिचुएशन में इस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर फिर कैसा निकला जाए? इस स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने के लिए आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, एक कॉन्सेंट के थ्रू। सब लोग मिलके एक कॉन्सेंट देते हैं, एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और यही है हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। An agreement based on the consent of all. People give their consent to transform themselves into a political community, means state. This political community will then take a decision based on majority rule to appoint a government. अब यहाँ पे majority rule होगा, यानी सब लोग मिल के एक डिसाइड करेंगे, अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट आपकी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी। अब शुरू में लोग ये एक तरह की आपकी फ्लो शीट फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया गया है। पेपर में कोशिश करें कि इस तरह फ्लो शीट डायग्राम ज़रूर बनाएं, इससे पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, पेपर बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता और आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेते हैं। अब ये देखें, पहले लोग स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे लेकिन प्रॉपर्टी एक्वायरिंग थे। उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बाद में क्योटिक सिचुएशन हो जाए, तो उन्होंने एक कॉन्सेंट मिल के दिया और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो गए। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक पॉलिटिकल कम्युनिटी इस्टेब्लिश हुई, और उस पॉलिटिकल कम्युनिटी में जो मेजॉरिटी रूल था उसने अपॉइंट किया एक गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट चाहे डेमोक्रेटिक हो, एरिस्टोक्रेटिक हो या मोनार्की की फॉर्म में हो। अब उस गवर्नमेंट का काम क्या है, ताकि आपकी जो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट करे। अब डिफरेंट ब्रांचेस आगे शो की गई है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, फेडरेटिव है। फेडरेटिव का काम है आपके फॉरेन अफेयर्स को या फॉरेन रिलेशंस को चेक करना। एग्जीक्यूटिव का काम है आपके जो लॉ बने हुए हैं उन लॉज को इन्फोर्स करना, और लेजिस्लेटिव का काम है लॉ मेकिंग। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्सेंट, अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर उन्होंने यही बात की कि जो सब लोग मिल के, जिनके ऊपर बेसिकली रूल किया जाना है, यानी कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नड, जिन लोगों को गवर्न करना है वो लोग मिल के कॉन्सेंट देंगे और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। दोनों ही जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स दोनों ही एम्फसाइज करते थे कॉन्सेंट के ऊपर, लेकिन दोनों का डिफरेंस ये था कि हॉब्स कहता था कि आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेंट हासिल करने के लिए, क्योंकि आपने उस क्योटिक सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आप फोर्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट जॉन लॉक कहते थे कि इनिशियली आपको कॉन्सेंट लेना है तो उसको आप यूनानिमस लें, आप कोएर्जन यूज़ ना करें, फोर्स यूज़ ना करें। इनिशियल एक्ट ऑफ कॉन्सेंट मस्ट बी यूनानिमस विद नो कोएर्जन।
अब जॉन लॉक की दो टाइप के कॉन्सेंट थे, एक था एक्सप्रेस्ड कॉन्सेंट, दूसरा था आपके पास टैसिट कॉन्सेंट। एक्सप्रेस्ड कॉन्सेंट के अंदर लोग डायरेक्टली बता देते थे कि हम लोग इस पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हैं या जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसका मेंबर बनना चाहते हैं। टैसिट के अंदर वो डायरेक्टली बोलते नहीं थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, सिर्फ उनके एक्शंस जो थे वो बताते थे कि वो इंगेज हो रहे थे, विच इम्प्लाई कंसेंट। जैसे आप रोड्स यूज़ कर रहे हैं, आप बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट जो आपको मिल रहे हैं आप उनको इंजॉय कर रहे हैं, तो ये एक तरह का टैसिट कॉन्सेंट है। इसके अंदर आप बोल नहीं रहे बल्कि आपके एक्शंस बता रहे हैं कि आपने अपना कॉन्सेंट दे दिया है। लास्ट में विथड्रॉल ऑफ कंसेंट, जहाँ पे राइट टू रिवोल्ट की बात की गई है। जब आपकी गवर्नमेंट आपके उन नेचुरल लॉज को इन्फोर्स नहीं करवा पा रही या आपके जो नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पोजेशन और प्रॉपर्टी ऑफ सिटीजन, अगर वो उनको वायलेट कर रही है या वो आपके अगेंस्ट ही वॉर डिक्लेयर कर रही है, तो उस टाइम के ऊपर आप रिवोल्ट कर सकते हैं, आप उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट overthrow the government and kill the ruler and replace the government with a new one। उस टाइम के ऊपर आप न्यू गवर्नमेंट को लेकर आ सकते हैं। इन्होंने बताया कि ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ स्टेट की क्यों रिक्वायरमेंट थी कि लोग पहले खुश थे, गुडविल था, पीस थी, लेकिन लोग प्रॉपर्टी एक्वायरिंग थे और कोई सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं थी लॉ की। तो क्योटिक सिचुएशन से बचने के लिए एक डॉक्ट्राइन ऑफ कंसेंट आया और उसके बाद इन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर या सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एग्रीमेंट के अंदर चले गए, जिसको हम लोगों ने स्टेट का नाम दे दिया कि स्टेट इस्टेब्लिश की, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की मेजॉरिटी रूल के साथ। अब हमने उसे ओबे करना है क्योंकि वो लॉ इन्फोर्सर है, लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व है, हमारी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन कब हम उसको ओबे करना ख़त्म कर देंगे? जब वो हमारे अगेंस्ट ही, यानी इंडिविजुअल्स के या सिटीजन्स के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर दे या फिर वो आपकी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट ना कर रही हो। तो उस सिचुएशन में आप रिवोल्ट कर सकते हैं, आप उस रूलर को किल कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं गवर्नमेंट को विद अ न्यू वन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम रोज़ो को कवर करेंगे और उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हॉब्स, लॉक एंड रोज़ो, इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि तीनों की फिलॉसफीज थी क्या। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।